डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के मनोविज्ञान के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये हम लोग मॉडल पेपर है पूरा का पूरा मनोविज्ञान का, और इस पूरा का पूरा विस्तृत हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ से प्रश्न आपके लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मनोविज्ञान का जो आप लोगों को पेपर मिलता है तो 12th का होता है, और देखिए ये तो जानते हैं आपकी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट तो है नहीं, तो पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा और समय जो मिलता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। नोट में देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 15 मिनट आपको मिलता है क्या करने के लिए? प्रश्नों को पढ़ लेने के लिए। जैसे सभी प्रश्नों के सीरीज जो स्टार्ट होती हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से होती हैं, वैसे ही आपका मनोविज्ञान का जो भी पेपर होता है तो उसका भी पहला भी जो भाग होता है वो किससे स्टार्ट होता है? वह भी बहुविकल्पी से ही प्रारंभ होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें 950-690-285-7। फिर से नोट कर लीजिए 950-690-285-7। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आपने बोर्ड एग्जामिनेशन की जब तक तैयारी करते हैं बेहतर तरीके से, तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि यह जो ग्रुप है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। इसलिए इस नंबर को सेव जरूर करें और आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का अच्छे से डिस्कशन किया जा सके। ठीक है, और ख़ास तौर पर उन बच्चों पर जरूर शेयर कर दें जो कि इकोनॉमिकर वीकर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को, और प्रश्नों की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को हम लोग। और बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए आपको एक प्रश्न दिया रहता है और उसके 4 आपको बहुविकल्पी उत्तर दिए रहते हैं। जो भी उत्तर आपका सही रहता है उसका चयन करके हमको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो देखिए आपका पहले का जो प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयव बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले का प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयव बताइए। जो इसमें दिया गया आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर का है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर का है मेरुरज्जु या सुषुम्ना, ऑप्शन नंबर का है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर का है मस्तिष्क एवं कपालीय तंत्रिकाएं। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु जो होता है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अवयव हैं। तो पहले का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। देखिए प्रश्नों की सीरीज को समझिएगा। यहाँ पर जो नंबरिंग में थोड़ा सा उस पर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो पहले का देखिए जो यहाँ पर तीसरा देखिए मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग पहले का प्रश्न की ओर। पहले का जो प्रश्न दिया गया है, कोहलर के अनुसार किसी समस्या का समाधान अचानक या एकाएक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर का है इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर का है यह प्रकाश एवं त्रुटि पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ग जो दिया हो जाएगा यह प्रबलन पर आधारित है। हमको रोमन नंबर में यहाँ पर लिखना हो चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। घ जो दिया गया यह उद्दीपन अनुक्रिया संबंध है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यह प्रबलन पर आधारित है। तो ख प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यह प्रबलन पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग पहले के ग प्रश्न की ओर। पहला का ग जो प्रश्न दिया गया है, स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है अधिगम, पहचान, धारण और पुनः स्मरण। जो दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। जो तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है पहचान, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण। और घ जो दिया गया है पहचान, धारण, अधिगम, पुनः स्मरण। तो देखिए स्मृति प्रक्रिया का अगर सही क्रम कहा जाए तो ग प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अधिगम देखिए पहले होती है, फिर पहचान होती है, फिर हम उस चीज़ को धारण करते हैं और पुनः स्मरण करते हैं। तो ये हमारे स्मृति का सही क्रम है। अगर बोलते हैं तो फिर उसको हम क्या करने लगते हैं, पुनः स्मरण करते हैं। तो सही क्रम आपका क्या हो जाएगा, पहले अधिगम की प्रक्रिया होती है, फिर चीज़ों की पहचान होती है, फिर हम उसे धारण करते हैं और भूलते हैं तो पुनः स्मरण करते हैं। तो ग प्रश्न का जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। गणित में प्रयुक्त जोड़ अथवा गुणा के चिन्ह को चिंतन के संदर्भ में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर का है प्रतिमा, ऑप्शन नंबर का है संप्रत्यय, ऑप्शन नंबर का है कल्पना, ऑप्शन नंबर का है प्रतीक। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रतीक चिन्ह के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी गणित की ये प्रतीक चिन्ह है। तो घ प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, प्रतीक। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं पहले के अंग प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 30 वर्ष है तथा मानसिक आयु जो है 25 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए टर्मन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि स्तर को ज्ञात करने के लिए उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया हुआ था।
मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते थे, किसी का भी हम लोग उसकी बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100, फिर हम लोग कैलकुलेट करके यदि निकालते हैं तो किसी की भी बुद्धि लब्धि को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूले पर रखिए और कैलकुलेट करके आप हमें इसका आंसर दीजिए, ठीक है। निश्चित उत्तरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए एक वाक्य वाले प्रश्न मतलब बहुत सीधे सीधे ये प्रश्न होते हैं, आपके एक एक नंबर के होते हैं और बहुत ही सीधे सीधे होते हैं। तो निश्चित उत्तरी प्रश्न है आपके। तो दूसरे प्रश्न में देखिए बढ़ते हैं हम लोग, कान के 2 प्रमुख कार्य क्या हैं। देखिए बात हो रही है कान की, तो कान का प्रमुख कार्य अगर देखा जाए तो देखिए कान के मुख्य कार्य क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, देखिए कान का प्रमुख कार्य है। उसके अलावा प्रमुख कार्यों में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए द्वितीय कार्य जो से हो गया, सुनने के लिए भी हम लोग देखिए, श्रवण के लिए भी किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, कान का ही प्रयोग करते हैं। तो प्रमुख इसका देखिए भाग हो गया आपका, कार्य को जो कान होता है हमारा उसको सुनने के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी अवयव है। तीसरा देखिए आपका प्रश्न क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कोई 2 प्रमुख सामाजिक कारक लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक तो कई ठो हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 ही कारक के बारे में बात करनी है। तो देखिए पहली जैसे बात हो गई, पहले तो देखिए आपका तुरंत चला आता है शारीरिक स्वास्थ्य आपका कैसा है। सामाजिक कारक ही हैं ये कहीं ना कहीं से, तो सामाजिक कारक में जैसे बात किया गया, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, सीखने की इच्छा कैसी है, ठीक है, सीखने का समय यानी सीखने के समय यानी किस टाइम पर आप चीज़ों को आत्मसात कर रहे हैं या चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से प्रमुख कारण हैं, ठीक ना। इसके द्वारा क्या होता है, आपको चीज़ें तैयार होती हैं, ये प्रमुख कारण हो गया। ये समय का अभाव होता है, रुचि का अभाव होता है, सीखने में कितनी आप तत्परता दिखा रहे हैं, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले ये सभी कारण होते हैं। बुद्धि स्तर आपका क्या है, बालक की मूलभूत क्षमता क्या है, ऐसे कई चीज़ें हैं। और रुचि सबसे इंटरेस्टिंग की बात हो गई, रुचि भी होता है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है। चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए सामाजिक कारक के बारे में, सामाजिक कारक के रूप में अगर देखा भी होता है बात है, तो भाषा की बात देखिए आती है कि सबसे पहले तो अधिगम को प्रभावित करता है, भाषा भी बड़े पैमाने पर करता है, और मातृभाषा होती है वो भी प्रभावित करती है। बच्चे का परिवेश कैसा है वो प्रभावित करता है, उसका जो उसके वातावरण का जैसे जहाँ पर वो रहता है तो उसके चारों ओर उसके पास पड़ोस के लोग रहने वाले जो लोग हैं वो भी उस पर सामाजिक प्रभाव कारक के रूप में उसके ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। वो अपने फैमिली परिवार में रहता है तो वहाँ का भी उसको प्रभाव उसके अंदर आता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले ऐसे कई कारक हैं सामाजिक कारक के रूप में जो गिने जाते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित विस्मरण की परिभाषा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए, विस्मरण, ठीक है। विस्मरण की बात हो गई या विस्मृति की बात हो गई, भूलना, जिसे एक तरीके से हम लोग सीधा सीधा समझे कि किसी चीज़ को यदि हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो फ्रायड के अनुसार हमको विस्मरण को परिभाषित करना है। देखिए फ्रायड की बात हो रही है, सिगमंड फ्रायड इनका देखिए पूरा नाम था। तो अगर फ्रायड के अनुसार हम लोग बात करें, देखा जाए तो विस्मृति के बारे में उन्होंने भी अपना कुछ कथन दिया हुआ था। विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। ये फ्रायड के अनुसार था विस्मरण की परिभाषा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा जो आपका निश्चित प्रश्न में है, शारीरिक बनावट तथा स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। देखिए सेल्डन बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं व्यक्तित्व को बताने वाले, जो लंबकाय गोलकाय ऐसे बॉडी को देखकर बताया गया था कि ऐसे स्वभाव के व्यक्ति तो वो इस प्रकार से होंगे, तो इनको आप देख लीजिएगा। छठवां देखिए जो प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण के माध्यम से, लेकिन देखिए व्यक्तित्व के कितने प्रकार, तो वो मुख्य रूप से 3 प्रकारों के रूप में देखिए शारीरिक बनावट के आधार पर देखिए 3 बांटे थे, फिर स्वभाव के आधार पर भी इसी प्रकार उन्होंने बांटा हुआ था। छठवां जो प्रश्न आपका दिया गया है, शाब्दिक परीक्षण के माध्यम से किन व्यक्तियों का परीक्षण नहीं हो सकता है। तो देखिए बात हो रही है यहाँ पर शाब्दिक परीक्षण के बारे में। यदि शाब्दिक परीक्षण के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए शाब्दिक परीक्षणों द्वारा अनपढ़ व्यक्तियों और छोटे बालकों का परीक्षण संभव नहीं है। याद रखिएगा कि शाब्दिक परीक्षण के द्वारा जो होता है अनपढ़ व्यक्ति रहेंगे तो उनका हम लोग परीक्षण नहीं कर सकते, और साथ ही साथ छोटे बालकों का भी परीक्षण इसके द्वारा संभव नहीं है। परंतु अशाब्दिक परीक्षणों का प्रयोग छोटे बालकों एवं अनपढ़ व्यक्तियों के लिए किए जा सकते हैं। तो यदि अशाब्दिक परीक्षण होता है तो अशाब्दिक परीक्षण के द्वारा ही हम लोग ऐसे लोगों को क्या करते हैं, व्यक्तित्व का पता लगाते हैं, जबकि शाब्दिक परीक्षण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अनपढ़ व्यक्ति और छोटे बालकों का कभी भी परीक्षण संभव नहीं है। तो ये आप इतना लिखते हैं तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर में देखिए आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। 7वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां हम लोग का प्रश्न देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अधिगम के लिए तत्परता के विचार का क्या अर्थ है।
देखिए, तत्परता का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थार्नडाइक का दिया हुआ ऐसे कुछ नियम थे, तत्परता का नियम, जो उन्हीं में आता है। तो देखिए, तत्परता का नियम क्या होता है। यदि बात करें हम लोग इस नियम, तो इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है, तो वह कार्य को आनंद लेता है, यानी उस कार्य को करने में वह क्या लेता है, आनंद लेता है, एवं शीघ्र ही सीख लेता है। सीधी सी बात है, रुचि पर ये डिपेंड है। तत्पर है वो उसको सीखने के लिए, तो शीघ्र ही उसको क्या कर लेता है, सीख लेता है। जबकि अगर बात करें इसके विपरीत में हम लोग, तो जब व्यक्ति कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता या सीखने की इच्छा नहीं होती है उसके अंदर, तो वह झुंझला जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है या क्रोधित हो जाता है, और वह सीखने की गति धीमी कर देता है या नहीं सीखता है। तो इसलिए तत्परता का नियम यानी तत्परता का विचार भी बहुत ही ज़रूरी है अधिगम के लिए। तो अधिगम के लिए तत्परता के विचार का अर्थ जो सीधा सीधा आप समझिए कि जो पहले से ही तैयार हो कि नहीं, ये चीज़ें हम सीखने के लिए पूरा व्याकुल है, उत्सुक है, तभी वहाँ पर देखिए बात होती है, यहाँ पर अधिगम में तत्परता के विचार की बात होती है। बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा 8वां जो प्रश्न है, विस्मरण ना, विस्मरण के बारे में बात हो रहा है कि विस्मरण का मतलब क्या होता है। विस्मरण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विस्मरण के प्रमुख कारण क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से, विस्मरण कई प्रकार से आप हो जाता है। उसके सामान्य कारण अगर हम लोग देखा जाए ना, विस्मरण के अगर सामान्य कारणों में हम लोग बात करें, देखिए, तो जैसे समय का प्रभाव हो गया, समय का अभाव है, किसी के अंदर नहीं पढ़ पा रहा है, चीज़ों को रिपीटेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर से चीज़ें क्या हो जाती है, विस्मृत हो जाती हैं। रुचि का अभाव है उस सब्जेक्ट के प्रति, उस विषय के प्रति या उस टॉपिक के प्रति, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रुचि के अभाव की वजह से वो चीज़ें विस्मरण हो जाएंगी, विस्मृत हो जाएंगी। विषय की मात्रा कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जो चीज़ें सीख रहा है, और बात हो रही है रुचि हो गया, उसका ध्यान व इच्छा का अभाव, यदि उसके अंदर ये चीज़ों का अभाव रहेगा, तब भी वो क्या करेगा, विस्मृत कर जाएगा, चीज़ों को भूल जाएगा। अर्थात सीधा सीधा आप इतना समझिए कि जिस कार्य को हम जितनी कम रुचि, ध्यान और इच्छा से सीखते हैं, उतनी ही जल्दी हम उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये सीधे सीधे याद रखिएगा कि जिस कार्य में आपका कम मन लगे, कम रुचि हो, ध्यान और इच्छा न रहे सीखने का, तो आप उस काम को क्या कर जाएंगे, विस्मृत कर जाएंगे, या आपके विस्मरण में वो चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ऐसे प्रमुख कारण है जो कि विस्मरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का देखिए प्रश्न है, पूर्वाग्रह निवारण में शिक्षा किस प्रकार सहायक है। देखिए, पूर्वाग्रह की बात हो रही है ना। पूर्वाग्रह का अर्थ अगर सीधा सीधा कहा जाए तो पूर्व निर्णय है। पूर्व निर्णय यानी पहले ही हम लोग निर्णय ले लेते हैं किसी चीज़ों का, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना, ठीक है, मन में ही निर्णय लेना कि नहीं, हम ये चीज़ें नहीं हो सकता या ये चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। तो इस शब्द का उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस शब्दों का हम लोग प्रयोग देखिए उस स्थिति में करते हैं जब किसी व्यक्ति या लोगों के किसी समूह के विरुद्ध निर्णय दिया गया हो, और वह व्यक्ति लोग विशेष जैसे हो सकता है, किसी समुदाय से हो सकता है, कोई राजनीतिक चीज़ों से हो सकता है, या उसका कुछ अपना विचार हो सकता है, उम्र के हिसाब से हो सकता है, धर्म के हिसाब से हो सकता है, जाति के हिसाब से हो सकता है, या उसकी जो भाषा है, उसकी भाषा यानी उसकी जो मातृत्व भाषा है उसके आधार पर हो सकता है, और उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर भी हो सकता है। वो अपना पूर्वाग्रह लगा देता है। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा किस प्रकार सहायक है। तो पूर्वाग्रह को उसको बदलने में जो सहायक होगा, शिक्षा बहुत ही बड़े पैमाने पर अपना वो उसमें रोल अदा करती है। यानी उन चीज़ों के बारे में उसको पहले क्या करती है, अवगत कराती है कि नहीं, ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, बल्कि आपने इसको अपने दिमाग में गलत तरीके से बना लिया। जैसे कहा जाता था पहले कि जैसे गणित हो गया, गणित का सब्जेक्ट विषय हो गया, तो इसको केवल ये पूरे लड़के पढ़ सकते हैं या पुरुष पढ़ सकते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती, जबकि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक रूढ़िवादिता बन चुकी थी, जो कि देखिए शिक्षा को जब जोड़ा गया इसमें, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। पूर्वाग्रह लोगों के अंदर से धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब ऐसा नहीं कि वो लड़के ही इंजीनियर बनते हैं, लड़कियों को भी आप देखेंगे इसमें। साइंस साइड के बच्चे हो गए, जैसे मैथमेटिकल पार्ट हो गया, तो बड़े बड़े जगहों पर लोग देखे, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए, तो वो सभी चीज़ों पर भी हम लोग लड़कियों को देखने मिलती हैं, लड़कियां देखने को मिलती हैं वहाँ पर भी। तो यानी मैथमेटिक्स ऐसा कोई बना नहीं है, बटा नहीं है विषय, नहीं ये पढ़ सकते हैं या वो नहीं कर सकते। घरों काम है तो औरतें करेंगी, उसको जेंट्स नहीं कर सकते, या बाहर काम है तो उसको औरतें करती, औरतें नहीं करेंगी, जेंट्स ही करेंगे, तो ऐसा कोई अब नहीं है। तो पूर्वाग्रह यही चीज़ है। तो ये शिक्षा के द्वारा ही इस चीज़ों को क्या किया गया, दिया गया। और नारी सशक्तिकरण के बारे में भी कहीं ना कहीं देखिए बात आने के पीछे भी यही वजह है कि वो शिक्षा को जब जोड़ा गया तो पूर्वाग्रह ये दूर हो गया। तो यदि इतना आप लिख देते तो यह 9वें प्रश्न के लिए आपका पर्याप्त रहेगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां देखिए हम लोग का प्रश्न जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अधिगम अंतरण से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अधिगम अंतरण से आप क्या समझते हैं। सीधा सीधा आप इसके बारे में ये जानिए कि कोई कहीं से हम कोई चीज़ों को सीख के और दूसरी जगह हम उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम अंतरण। अगर सामान्य अर्थों में लोग बात करें देखिए तो किसी विषय की बात हो गई, कार्य की बात हो गई, अथवा किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान जो लेते हैं आप, यानी उस अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करते हैं आप, ठीक है। यानी जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय अथवा परिस्थिति में हम लोग क्या ले लेते हैं, यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो इसे ही क्या होता है, इसी को हम लोग देखिए कहते हैं सीखने का अंतरण कहते हैं। सीखने का अंतरण का मतलब होता है अधिगम का स्थानांतरण करना, ठीक है। सीधा सीधा ये समझिए आप कि अधिगम का स्थानांतरण हो गया आप, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो गया। हमने वहाँ से उस चीज़ों को सीखा और हमने यहाँ से इन चीज़ों को सिखा दिया, ठीक है। जैसे मैंने किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ सिखाई, तो जैसे कभी कभी क्या होता है, टीचर्स बच्चों को अपने पढ़ाते हैं जब, तो कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो टीचर से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, दो स्टूडेंट्स, तो वो आपस में, यानी उसमें जो फ्रेंड्स होंगे दोनों दोस्त वगैरह, तो वो उसको समझा देगा। यानी टीचर जब समझा तो उसको नहीं समझ में आया, लेकिन एक लोग को उसमें समझ में आ गया तो दूसरा उसको समझा दिया अपने फ्रेंड्स को। तो ये कहा गया कि वो जो दोनों मित्र थे, उन दोनों मित्रों के बीच में ये बातें निकल कर आ गई कि उनके बीच में भाषा का जो है बातें जो अधिगम अंतरण हो गया। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां हम लोग का मानव निर्मित पर्यावरण से क्या आशय है या क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मानव के द्वारा जो मानव निर्मित पर्यावरण का मतलब होता है ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण मानव करता है। मानव द्वारा प्रयासपूर्वक निर्मित पर्यावरण को ही हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। यह भौतिक पर्यावरण से देखिए एकदम बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से अगर बात करें, किसी के मकान की बात हो गई, भवन की बात हो गई, या कोई पार्क हो गया आपका, या कोई बड़ी कंपनियां हो गई, बड़े मॉल हो गए, तो इन सभी लोगों को हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, क्योंकि वो हमारे द्वारा निर्मित है। जैसे नदियां हो गए, झील हो गए, समुद्र हो गए, ये प्राकृतिक निर्मित पर्यावरण है। और मानव निर्मित पर्यावरण का मतलब जिसका निर्माण मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण मानव करता है। जैसे भवन वगैरह देखते हैं आपके, किसी का 4 तल्ले का मकान है, कोई महलों को अपने हिसाब से डिजाइनिंग देके बनवा रहा है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ताजमहल ऐसे होना चाहिए, या वो लाल किला ऐसे होना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे जो मंजिलें होती हैं, तो उन सभी लोगों को हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण में शामिल करते हैं। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो आपने सीधा सीधा अगर समझ लेना, पहले भी आप इसका डिफिनेशन जानते होंगे कि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा का मतलब अगर कहा जाए तो प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जो आपदा प्रकृति के द्वारा आती है, या ठीक है। और मानव निर्मित आपदा का, मानव जनित आपदा का मतलब ऐसी आपदा है जिसके लिए मानव प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, ठीक है। तो दोनों में अगर अंतर की बात करें तो देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो नितांत क्या होती है, प्राकृतिक होती हैं, ठीक है। और इसके लिए प्रमुख रूप से जो होता है स्थल, वायु, जो जलीय चीज़ें होती हैं वो उत्तरदायी होती हैं प्रमुख रूप से। जबकि देखिए, अमानवीय जो होता है, जो मानव आधारित होता है, मानव जनित होता है, उसको मानव पैदा करता है, या मनुष्य की असावधानियों की वजह से, मनुष्य के भूल की वजह से, या स्वयं मानव द्वारा की गई लापरवाही के द्वारा ये पैदा होता है, मानव जनित आपदा जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात हम लोग बात करें देखिए, तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती है विध्वंसक एवं रचनात्मक दोनों ही होती हैं, ठीक है। तो जो प्राकृतिक आपदाएं आपकी होती है वो भी विध्वंसक होती हैं और क्या होती है, रचनात्मक होती हैं। और जबकि मानवीय आपदाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक होती हैं, सदैव विध्वंसक होती हैं। इसका प्रमाण आपको हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम प्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, अगर प्राकृतिक आपदाएं हैं तो इनको देखिए पूर्व प्रबंधन के द्वारा हम लोग देखिए इसको क्या क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है, परंतु इन्हें रोकना संभव नहीं है। जबकि मानव निर्मित अगर कोई आपदाएं होती हैं तो इनको प्रबंधन एवं सावधानी द्वारा हम लोग रोक सकते हैं, रोकना संभव है। जैसे बम वगैरह की बात हो गई, परमाणु बम को रोक दिया गया कि नहीं, अब निर्माण मत करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनका पूर्वानुमान जो लगाना असंभव है, संभव नहीं है। जबकि अगर मानव निर्मित कोई अगर आपदाएं आती हैं तो इनका पूर्वानुमान हम लोग लगा सकते हैं,
इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये मुख्य रूप से कुछ अंतर हो गया प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा में, जो उदाहरण के सहित भी दिखाया गया आपको, जैसे परमाणु बम की तरह कई क्षति होती है। मानव निर्मित कैसे कई प्रकार से होते हैं। देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट जो था आपका जो हुआ था भोपाल गैस का कांड वाला, देखिए तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो, और भूकंप सुनामी आप लोग को नियमित रूप से देखने को चीज़ें रहती ही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज को। तो लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज का आपका 13वां प्रश्न है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में कार्य व्यवहार करने में हमारी सहायता करता है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां का प्रश्न है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार एवं पर्यावरण के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। देखिए हम लोग का सेशन लंबा हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे प्रश्नों की सीरीज में, क्योंकि यहाँ पर मॉडल पेपर के बारे में बात हो रही है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अधिगम पठार से क्या आशय है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिगम पठार से क्या आशय है। देखिए अधिगम पठार की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए सीखने की ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि सीखने की उन्नति रुक जाती है, स्टॉप हो जाता है व्यक्ति, उन्नति रुक जाती है। तो इस अवस्था में क्या देखने को हम लोग को मिलता है, तो अधिगम का जो वक्र होता है ना, तो ऊपर चढ़ने के स्थान पर क्या होता है, समानांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये जो सपाट हम लोग को देखने को मिलता है, या सपाट स्थल देखने को मिलता है, या समानांतर जो ये देखने को मिलती है वक्र में, तो इसी को हम लोग अधिगम का पठार बोलते हैं। ठीक है ना। जिस प्रकार पठार चट्टानों को देखते हैं आप ऊपर रहते हैं फ्लैट के रूप में, वो समानांतर दिखते हैं, तो सेम उसी प्रकार की कंडीशन को हम लोग देखिए अधिगम में पठार कहते हैं। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां हम लोग का प्रश्न है, आदतों के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 16वां, आदतों के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। देखिए आदतें तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे यांत्रिक आदतें हो गई, नाड़ी मंडल संबंधित आदतें हो गई, शारीरिक इच्छा संबंधित आदतें हमारी हो गई, विचार संबंधित आदतें हो गई। जैसे यांत्रिक आदतें का मतलब हो गया रोजमर्रा की जो हमारी गतिविधियां होती हैं उनको हम लोग मुख्य रूप से यांत्रिक आदतों में रखते हैं। नाड़ी मंडल संबंधित आदतों का मतलब क्या होता है, व्यक्ति में संवेगात्मक असंतुलन का हो जाना हो, ये आदतें हैं। शारीरिक इच्छा संबंधित आदतों का मतलब क्या होता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है इसमें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शारीरिक इच्छा संबंधित आदतें हो गई उनकी। अब देखिए विचार संबंधित आदतों का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के ज्ञान और उसकी रुचियों से संबंधित जो निकल कर विचार आता है, तो उसे हम लोग विचार संबंधित उसकी आदतें कहते हैं कि भैया इनको इन चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अतः यह इनके बारे में ज़्यादा बताते हैं लोगों को, दूसरों को यह ज्ञान देते हैं। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां हम लोग का देखिए प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन हेतु वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति परीक्षण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसे आप देख लीजिएगा। यदि आपको इस समय में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जब बताएंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन जो है आपको उपलब्ध करा दूंगा। डियर फ्रेंड्स, आज का यह मॉडल पेपर अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें और साथ ही साथ लाइक कर दें, क्योंकि उससे क्या होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है हम लोग को, ताकि आप लोगों के लिए और भी बेहतर कुछ कर सकें। 18वां हम लोग का प्रश्न है, रूढ़ि युक्तियाँ क्या होती हैं, इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए दीर्घ उत्तरी में भी आपके मिलेंगे। 19वां हम लोग का प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जैसा आपका डिमांड रहेगा, यदि आप लोग कहेंगे तो मैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को आपको डिटेल में पूरा समझा दूंगा। ठीक है। अथवा हम देखिए इसमें क्या प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन पर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, इस प्रभाव के निराकरण संबंधित उपायों का वर्णन कीजिए। तो यह इसके अथवा में आपका प्रश्न हो जाएगा। देखिए आपको 15 मिनट उसीलिए मिलता है कि आप इसके अथवा में अच्छे से डिस्कशन कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से इनके बारे में उत्तर ले सकें, लिख सकें या बता सकें अच्छे से। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां हम लोग का प्रश्न है, मनुष्यों में भाषा का अर्जन किस प्रकार होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा में देखिए इसके कौन सा प्रश्न है, यहाँ पूरा कंप्लीट प्रश्न नहीं दिख रहा है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरे पेज पर इसके पूरे प्रश्न को। डियर स्टूडेंट्स, जो अथवा प्रश्न था 20वां का, देखिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां हम लोग का प्रश्न है, अनुबंधन से क्या आशय है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का विस्तृत विवरण दीजिए। या इसके अथवा में आपको जो प्रश्न देखने को मिलेगा, अंतर्वैयक्तिक वातावरण के विषय में विस्तार से लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज का यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखें, और थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रख लें।
और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद करने से पहले मेरा एक छोटा सा काम आपको करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो है 950-690-285-7, इस नंबर को सेव भी करना है और जो भी इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट हैं उन पर शेयर भी करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।